जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। 25 प्रश्न आपको कराया गया है और यह सेकंड 25 प्रश्न होगा, तो इस प्रकार से हम इसमें 50 प्रश्न तक कवर कर लेंगे आज। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका 26 दिया गया है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान शक्तियों के पृथकीकरण का विचार किस दार्शनिक ने दिया। देखिए, प्रथम फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में जानते हैं। 1789 में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी और इस समय जो शासक थे वह थे लुई 16वां। ठीक है, लुई 16 उस समय शासक थे। और यदि हम बातचीत करें कि लुई 16वां के शासनकाल में कैसी व्यवस्था थी, तो सामंतवादी व्यवस्था थी। ठीक है, सामंती व्यवस्था इसे कहा जाता था, तो यह व्यवस्था थी उस समय। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि फ्रांस की क्रांति हुई तो उसमें क्या क्या आया। पहला तो आपका समानता, ठीक है, समानता। दूसरा आपका स्वतंत्रता और तीसरा आपका बंधुत्वता। इन तीन मुद्दों को लेकर फ्रांस में क्रांति की गई थी। ठीक है, और यह क्रांति स्टार्ट कब से हुई, तो यह क्रांति आपको 14 जुलाई 1789 से हुई, जब क्रांतिकारियों के द्वारा बस्तिल, कहां का, बस्तिल का कारागार तोड़ दिया गया और वहां से सभी को मुक्त कर दिया गया था। तब से क्रांति स्टार्ट हुई और उसी दिन से फ्रांस में 14 जुलाई 1789 को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। अब देखिए, ये जो फ्रांस की क्रांति हुई थी इसमें मुख्यतः तीन ऐसे दार्शनिक थे जिनका योगदान रहा। फर्स्ट आपके थे वोल्टेयर, ठीक है। सेकंड आपके थे मोंटेस्क्यू, जो कि यहाँ पर डी में दिया गया है। और थर्ड आपके थे रूसो, ठीक है, जो कि यहाँ पर सी में दिया गया है। ओके, तो चलिए इन सभी के विचार के बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। वोल्टेयर जो था उसने चर्च विरोधी नारे दिए थे, चर्च विरोधी बातचीत फ्रांस में चलाई थी। ठीक है, सेकंड आपका आता है मोंटेस्क्यू, जिन्होंने सरकार के शक्तियों को पृथककरण करने का विचार दिया। और पृथककरण कैसे करना, तो इसको तीन भागों में करना था। और पहला भाग जो था वह था कार्यपालिका, कार्यपालिका जिसे कि सरकार का आत्मा कहा गया। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था। और सेकंड पार्ट था आपका न्यायपालिका, न्यायपालिका। और तीसरा आपका था विधायिका। ठीक है, विधायिका। ठीक है, तो इन तीन पार्टों में मोंटेस्क्यू ने कहा था कि सरकार को इन तीन पार्टों में पृथक करें। ठीक है, तो उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा, 26 का डी उत्तर हो जाएगा। और यदि रूसो के बारे में बातचीत करें तो रूसो ने सोशल ट्रैक को बदलने की बात कही थी और उसने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम उसने रखा था सोशल का ट्रैक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 आपका दिया गया है कि निम्नलिखित मगध के राजवंशों को काल अनुक्रम हमें लिखना है। चलिए शुरुआत करते हैं, मगध वंश के बारे में जानते हैं। तो मगध के राजवंश में जो सबसे प्राचीनतम राजवंश थी उसके संस्थापक वृद्धरथ थे। ठीक है, वृद्धरथ सबसे प्राचीनतम ये थे। इन्होंने अपनी राजधानी कहां रखी थी, गिरिब्रिज रखी थी। कहां रखी थी राजधानी, गिरिब्रिज। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, राजगृह भी कहा जाता है, राजगृह भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे प्राचीनतम तो ये थे, लेकिन यहां पर इनके बारे में बातचीत नहीं की गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इनके बाद जो आए वह आए हर्यक वंश। ठीक है, तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसार थे। कौन थे, बिंबिसार। और यह मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व बैठे थे। ठीक है, और इनके बाद जो है हर्यक वंश का जो अंतिम राजा था वह था उदयीन। तो उदयीन के बाद उसका पुत्र नागदशक राजा हुआ और उसने शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो देखिए सर्वप्रथम क्या होगा, फोर्थ आ जाएगा और उसके बाद देखिए सेकंड आएगा शिशुनाग। तो शिशुनाग ने क्या किया कि 412 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और उसने नाग वंश की स्थापना की। और शिशुनाग की यदि बात करें तो अंतिम राजा थे वह थे नंदवर्धन। और नंदवर्धन ने क्या किया कि नंद समाज की स्थापना की, नंद राजवंश की स्थापना की। ठीक है, तो यदि हम शिशुनाग के बाद चलें तो हमारा नंद वंश चला आता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़िए। और नंद वंश का जो अंतिम राजा था वह था
धनानंद, ठीक है। और यह जो था वह सिकंदर के समकालिक था। कभी कभी प्रश्न ये भी आता है कि सिकंदर के समकालिक मगध का कौन सा राजा था, तो आपको याद रखना होगा कौन था वह, धनानंद था, ठीक है। और फिर हुआ क्या कि धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर दिया और वहां पर मौर्य वंश की स्थापना की, ठीक है। तो 322 ईस्वी में 322 ईस्वी में मौर्य वंश की स्थापना हुई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यह थर्ड हो जाएगा, ये ईस्वी पूर्व है सारे, ईस्वी पूर्व, ओके। तो क्या हो गया आपका फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड। तो फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट तथा थर्ड, देखिए यहां पर सी में दिया गया है, तो 27 का सी उत्तर हो जाएगा। इनका सही कालक्रम क्या है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, फिर उसके बाद मौर्य समाज की संस्थापना हुई, ठीक है। 28 दिया गया है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है। देखिए सूफी परंपरा के कुछ शब्दकोश हैं, मैं वो आपको बता दूं। यदि संगठन की बात जब भी की गई, संगठन की बात, तो संगठन को सिलसिला कहा जाता था, ठीक है, सिलसिला। इनके कुछ शब्द हैं वो मैं आपको बता दूं तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और सेकंड, सूफी संप्रदाय में जो शिष्य हुआ करते थे उनको मुरीद कहा जाता था, मुरीद। और जो गुरु हुआ करते थे तो गुरु को पीर कहा जाता था। देखिए ये जो तीन शब्दावली हैं यह उस समय सूफी संप्रदाय में चला करता था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि सूफी परंपरा में पीर का आशय क्या है, तो पीर से हम लोग किसको संबंधित करते हैं, गुरु को ना। तो सूफियों का गुरु यहाँ पर देखिए बी में दिया गया है, तो 28 का बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, 29 दिया गया है कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए गुरु गोविंद सिंह जो थे वह इनके अंतिम गुरु थे और इनका जो काल था वह 1675 से लेकर 1708 तक था। तो इसी बीच का कोई होगा और इसी बीच में उन्होंने वर्ष 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। देखिए यहाँ पर 29 के बी में दिया गया है, तो 29 का बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए 30 दिया गया है, केप ऑफ गुड होप। इस रास्ते में भारत तक के समुद्री रास्ते को खोजने का श्रेय किसको जाता है। देखिए जब भी समुद्री रास्ते को खोजने का श्रेय जाता है तो वह वास्को डिगामा को जाता है, जो कि कालीकट बंदरगाह पर आया था और राजा जुमेरिन से मिला था, ठीक है। मैंने इसके बारे में विस्तार से चर्चा की है प्रथम वीडियो में, तो आप उसमें जाकर इसे डिटेल से देख सकते हैं, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 30 का ए उत्तर हो जाएगा, ओके। आगे बढ़े, 31 दिया गया है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। देखिए मैंने आपको बोला था कि महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार इनके बारे में प्रश्न आता रहता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। और इनका जन्म जो है वह 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता माने जाते हैं, ठीक है। और ये सत्याग्रह के माध्यम से अत्याचार का प्रतिकार किया करते थे और सर्वप्रथम 1915 ईस्वी की बात की जाए, 1915 में इन्हें महात्मा नाम से पुकारा था। किस नाम से, महात्मा नाम से पुकारा था। और किसने पुकारा था, जीवराम ने। तो चलिए जीवराम लिख देता हूं, जीवराम कालिदास, उन्होंने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को महात्मा के नाम से पुकारा। और यदि हम बात करें कि राष्ट्रपिता इनको कब बोला गया, तो 6 जुलाई 1944 को महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोला गया था। और किसके द्वारा बोला गया था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा रंगून रेडियो पर, ठीक है। रंगून रेडियो में जब सुभाष चंद्र बोस प्रसारण कर रहे थे तो उसी समय इन्होंने राष्ट्रपिता कहा, राष्ट्रपिता कहा, ठीक है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि जब 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे और वापस आते ही यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गए और वहां पर इन्होंने कुछ विचार व्यक्त किए। तो वह जो विचार थे वह गोपाल कृष्ण गोखले के विचार पर आधारित थे, ठीक है। तो तभी से इनके राजनीतिक गुरु कौन हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि 31 के ए में दिया गया है। तो 31 का ए उत्तर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इनकी मृत्यु जो है वह 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में हो गई, ठीक है। तो इतना काफी है और यदि इनके बारे में और भी पूछा जाएगा तो मैं आपको आगे डिटेल से चर्चा करता रहूंगा, ठीक है। दोस्तों आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्टडी एंड अपडेट्स के द्वारा एक फेसबुक ग्रुप बनाया गया है।
व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो चुका है, वहां पर और बच्चे नहीं जुड़ सकते हैं, तो इसका ख्याल करते हुए एक फेसबुक ग्रुप बना दिया गया ताकि आप सभी यहाँ पर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर जुड़ने का फायदा ये है कि आपको यहाँ पर कुछ क्विजेस कराई जाती है, या फिर जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन आती है, या फिर जो गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन आती है, वह सब यहाँ पर डाली जाती है। आप देख सकते हैं ये सारी लिंक्स यहाँ पर डाल दी जाते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, फेसबुक ग्रुप लिखा हुआ है, वहां पर जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। 32 आपको दिया गया है कि 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जाना जाता है या स्थित है, ये आपको बताना है। तो अभी प्रेजेंट में जो है वह राज्य आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, तो 32 का ए उत्तर हो जाएगा। और अभी कुछ समय पहले 29 दिसंबर को पीएम मोदी गए थे आइसलैंड, यहाँ पर घूमने गए थे 2018 में। तो वहां पर उन्होंने झंडा भी फहराया था और सुभाष चंद्र बोस को याद भी किया था। ठीक है, तो 29 या 30 दिसंबर था आपको 2018 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 दिया गया है कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। देखिए परमाणु बम के बारे में यदि बात की जाए तो 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम फेंका गया था। कहां पर? जापान में। और जापान की किस जगह पे फेंका गया था? तो हिरोशिमा पर फेंका गया था। ठीक है, और वहीं पर 9 अगस्त 1945 को नागासाकी, ठीक है, हिरोशिमा पर पहले फेंका गया था और फिर बाद में नागासाकी पर फेंका गया। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 33 का बी हो जाएगा। और किसने गिराया था? तो अमेरिका ने गिराया था। किस पे गिराया था? जापान पे गिराया था। और उस बम का क्या नाम था? B-29। ठीक है, B-29 उस बम का नाम था, जिसका आकार जो था वह तारबूज जैसा था। ठीक है, तो इतनी जानकारी काफी है। और वजह क्या थी इन जगह पे गिराने की? ये जो क्षेत्र थे वह औद्योगिक क्षेत्र थे और इन जगह पे गोला बारूद की अधिक फैक्ट्रियां थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 आपको दिया गया है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन किन संस्कृतियों को रखा जाता है। देखिए जब आप प्रागैतिहासिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे तब आपको पढ़ना पड़ता है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है, उसके बाद पाषाण, ये पाषाण युग जो है इसमें पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये सभी आते हैं। ओके, देखिए पाषाण काल के अंतर्गत पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है, ये दोनों आते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके जो उत्तर होंगे वह आपका पाषाण चला आएगा, 34 का सी उत्तर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अध ऐतिहासिक काल क्या था। तो अध ऐतिहासिक काल ऐसे काल को बोला जाता था जिसके बारे में कोई भी लिखित जानकारी ना हो। ठीक है, वहीं पर पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल में क्या हुआ कि जीवन का आधार मिला मनुष्य को, इसकी लिखित जानकारी मिली। पूर्व पाषाण काल में मनुष्य की जो जीविका का आधार था वह था शिकार। ठीक है, पूरा पाषाण काल में। और इस काल में आग की खोज की गई थी। ठीक है, वहीं पर यदि आप नव पाषाण काल में चलेंगे तो उसमें आपको पहिए का आविष्कार किया गया था और इसमें आपके जो मनुष्य हुआ करते थे वह कृषि पर आधारित होने लगे थे। ठीक है, और इसी बीच जब मनुष्य अपनी जीवन व्यतीत करने के लिए जानवरों के साथ रहना शुरू कर दिए तो उन्होंने सर्वप्रथम एक पालतू जानवर पाला और वह पालतू जानवर क्या था? जानवर था कुत्ता। ठीक है, तो मनुष्य ने सर्वप्रथम जो पालतू जानवर पाला वह था आपका कुत्ता। और इन्होंने सर्वप्रथम जो है तांबा धातु से इन्होंने क्या बनाया था? कुल्हाड़ी बनाया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि 35 में दिया गया है कि मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी। तो मानव सभ्यता के विकास की जो प्रथम अवस्था थी वह शिकार अवस्था थी। पूरा पाषाण काल में जो था शिकार किया जाता था। ठीक है, तो 35 का बी उत्तर हो जाएगा। 36 आपको दिया गया है कि प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया। तो यदि हम जानवर के बारे में चलें तो मैंने भी जस्ट आपको बताया है कि सर्वप्रथम उन्होंने कुत्ता को पालतू बनाया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुत्ता दिया गया है बी में, तो 36 का बी उत्तर हो जाएगा। और फिर यदि हम आगे चलें तो मानव ने सर्वप्रथम आग का प्रयोग किस युग में किया। देखिए आग का जो खोज है वह पूरा पाषाण काल में माना जाता है, लेकिन यहाँ पर आपका वह ऑप्शन नहीं दिया गया है। और पूरा पाषाण काल के बाद जस्ट ही नव पाषाण काल आया था जिसमें कि पहिए की खोज की गई थी और इन दोनों का प्रयोग नव पाषाण काल में अत्यधिक किया गया है। तो यहाँ पर यदि हम उत्तर के अनुसार चलें तो नव पाषाण काल हो जाएगा, लेकिन आग की खोज की बात की जाए तो वह आपका पूरा पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूं पूरा पाषाण काल।
ओके, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, 37 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 38 दिया गया है कि मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया। देखिए, यदि हम कृषि कार्य के बारे में चलें तो कृषि का जो आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में हुआ। देखिए यहाँ पर नवपाषाण काल आपके सी में दिया गया है। ठीक है, यदि हम इसके बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी हासिल करें तो सबसे पहले जो अन्न उत्पादन किया गया था वह साक्ष्य जो प्राप्त हुआ वह मेहरनगढ़ से हुआ। कहां से हुआ, मेहरनगढ़ से खेती का साक्ष्य प्राप्त हुआ। ठीक है, खेती के साथ साथ इन्होंने पशुपालन करना भी शुरू कर दिया और पशुपालन में जो किया जाता था वह गौ का पालन किया जाता था। ठीक है, और खेती जो की गई थी तो सर्वप्रथम जौ एवं गेहूं की खेती की गई थी। जौ एवं गेहूं की खेती की गई थी। तो प्रथम साक्ष्य जो मिलता है वह इन दोनों का ही मिलता है और यह नवपाषाण काल में शुरुआत किया गया था। तो 38 का सी उत्तर हो जाएगा। और देखिए नवपाषाण काल में जो धातु प्रयोग किया गया था वह तांबा प्रयोग किया था सर्वप्रथम मनुष्यों के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला प्रश्न उसी से पूछ दिया कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। तो 39 का बी उत्तर हो जाएगा तांबा। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। 40 आपको दिया गया है कि मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था। तो मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था, जौ का। तो 40 का ए उत्तर हो जाएगा जौ। कहीं कहीं पर आपको गेहूं भी देखने को मिलता है। और देखिए यदि हम खेती की बात करें तो सर्वप्रथम जो साक्ष्य प्राप्त हुआ वह प्राप्त हुआ चावल का। और वह कहां से प्राप्त हुआ, तो वह प्राप्त हुआ कोल्डी हवा से। ठीक है, कोल्डी हवा से जो है चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है खेती के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। तो देखिए अगला प्रश्न जो है उसी से पूछ दिया 41 कि नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला। तो उत्तर क्या हो जाएगा, वी कोल्डी हवा। ठीक है, तो 41 का बी उत्तर हो जाएगा। सारे प्रश्न जो है एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यदि आप एक टॉपिक रीड कर लेते हो तो इसके 10 प्रश्न आसानी से कर जाओगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 42 दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में है। तो चलिए इस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह 2400 ईस्वी पूर्व से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, और यह जो माना जाता है यह C14 रेडियो कार्बन के थ्रू माना जाता है। और ये जो आधार है यह रेडियो कार्बन C14 के नवीनतम विश्लेषण का आधार माना जाता है। ठीक है, और इस सभ्यता की जो खोज है वह राय बहादुर दयाराम सैनी ने की थी। किसने की थी, राय बहादुर दयाराम सैनी ने की थी। ठीक है, इनका नाम अत्यधिक फेमस है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के लिए। और इस काल को जो बोला जाता है वह प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है अथवा कांस्य युग भी कहा जाता है। ठीक है, यदि इंग्लिश में कहें तो प्रोटो हिस्टोरिक या फिर ब्रोंज युग कहा जाता है। ठीक है, अब यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चलें तो इसके 6 नगर जो थे वह बहुत ही फेमस थे। कौन कौन से, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारिला, धौलीवीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन, ये सब अत्यधिक फेमस थे। तो चलिए इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग हासिल कर लेते हैं और फिर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो तालिका है यह सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में है। इसमें चलिए शुरुआत करते हैं हड़प्पा से। तो हड़प्पा जो है यह प्रमुख स्थल है और इसके जो उत्खनन करता है वह है दयाराम सैनी एवं मधुस्वरूप वस्त। ठीक है, वर्ष 1921 में इसकी खोज की गई थी और यह रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। और वर्तमान में भी यह कहाँ चला गया, तो पाकिस्तान का मंटगोमरी जिला है। ठीक है, वर्तमान में। और यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, तो तांबे का पैमाना, तांबे की इक्कागारी, तांबा गलाने की भट्ठी और अन्नागार, ये सभी चीज यहाँ से प्राप्त हुई। सेकंड आपका आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की जो खोज है वह राखलदास बनर्जी को जाती है। वर्ष 1922 में उन्होंने मोहनजोदड़ो को ढूंढा था जो कि सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, और अभी प्रेजेंट में जो है यह पाकिस्तान में चला गया और पाकिस्तान का सिंध प्रांत जो कि लड़काना जिला है वहां पर यह अवस्थित है। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या प्राप्त हुए, तो यहाँ पर आपके स्नानागार प्राप्त हुए, अन्नागार प्राप्त हुए, पुरोहित आवास, सभा सदन, कांसे की नर्तकी। ठीक है, नर्तकी की मूर्ति ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह पूछा जाता है कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई, तो वह आपको बताना पड़ेगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, और उसके बाद देखिए पशुपति की मूर्ति, सूती धागा और स्नानागार के बारे में भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको जानना चाहिए, यह भी बार बार पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर जो स्नानागार था वह 11.88 मीटर लंबा,
और 7.01 मीटर चौड़ी थी, ठीक है, और गहरी कितनी थी, 2.43 मीटर गहरी थी। यह थी स्नानागार की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई, जो कि बार बार पूछा जाता है, ठीक है। और एक बात और कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है चुहंद्रो, जिसकी खोज जो है गोपाल मजमुदार ने की थी वर्ष 1934 में, जो कि सिंधु नदी के किनारे है और यह सिंध प्रांत में, जो कि अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। यहाँ पर मनका बनाने का कारखाना मिला था। क्वेश्चन आता रहता है कि मनका बनाने का कारखाना कहाँ था, तो वह आपका हो जाएगा चुहंद्रो, ठीक है। यहाँ पर एक दो और महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले, जो कि एक है आपका दावत, दूसरा आपका है काजल, तीसरा आपका है गंगा। ये सभी चीजें यहाँ पर प्राप्त हुई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका आता है रंगपुर, जिसके उत्खननकर्ता जो हैं वह रंगनाथ राव हैं और वर्ष 1953 से 54 के बीच उन्होंने इसे ढूंढा था और यह अभी करेंटली मादर नदी के किनारे है, जो कि गुजरात का कठियावाड़ा जिला के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर जो साक्ष्य प्राप्त हुआ हुआ था आपका चावल की भूसी, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आपका रोपर आता है और रोपर जो है वह जगदत्त शर्मा के द्वारा ढूंढा गया था वर्ष 1953 टू 55 के बीच, जो कि अभी सतलज नदी के किनारे है और यह जो है अभी पंजाब का रोपड़ जिला के अंतर्गत आता है। करेंटली यह इंडिया में है और यहाँ पर जो है मानव के साथ कुत्ते को दफन करने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यह तालिका यहाँ पर दिया है, क्योंकि यदि आप ये तालिका कर जाते हो तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो अत्यधिक क्वेश्चंस आते हैं वह इसमें आपके आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका आता है लोथल, जिसका खोज जो है रंगनाथ राव ने किया था, ठीक है। रंगनाथ राव ने दो की खोज की थी, एक तो आपका रंगपुरा और दूसरा लोथल का। रंगपुरा 53 में ढूंढा गया था और लोथल जो है 55 में ढूंढा गया था। 55 से लेकर 62 के बीच उत्खनन चलता रहा था और वहां पर बहुत सारी चीज प्राप्त हुई थी। यह जो है वह भोगवा नदी के किनारे है और यह अभी गुजरात का अहमदाबाद जिला है, ठीक है। देखिए यहाँ पर गोदीवारा का साक्ष्य मिला था, रंगाई के कुंड, हाथी दांत का पैमाना और युग्मित सावधान मिला था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आपका आता है कोटदीजी, इसका जो खोज है खोजकर्ता वह फजल अहमद है। इन्होंने वर्ष 1955 में इसकी खोज की और यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। यह सिंधु प्रांत का खैरपुर स्थान है, ठीक है। यहाँ पर पत्थर के वानग्रह का साक्ष्य प्राप्त हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका आता है आलमगीरपुर और इसके जो खोजकर्ता हैं वह है जगदत्त शर्मा, जो कि वर्ष 1958 में ढूंढे थे, ठीक है। यह अभी हिंड नदी के किनारे है और यह करेंटली उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला के अंतर्गत है, ठीक है। यहाँ पर सांप तथा रीछ की मृत मूर्ति मिली है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कालीबंगा और कालीबंगा जो है वह बीबी लाल एवं बीके थापर द्वारा ढूंढा गया था वर्ष 1961 में और यह जो है घग्गर नदी के किनारे है, जो कि राजस्थान का श्री गंगानगर जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जुते हुए खेत, अग्निवेदियां, पकी ईंटें एवं अलंकृत फर्श मिला था, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है धौलावीरा, जो कि जेपी जोशी के द्वारा ढूंढा गया था और वर्ष 1967 से लेकर 68 तक उत्खनन हुआ था, उसके बीच यह पाया गया था और यह अभी करेंटली गुजरात के कच्छ जिले में है, ठीक है। यहाँ पर जो है पॉलिस्टार, श्वेत पाषाण खंड एवं स्टेडियम सिंधव लिपि के 10 बड़े अक्षर के लंबे जलाशय मिले हैं। नेक्स्ट आपका आता है बानावली। बानावली जो है वह रविंद्र सिंह विट्ठल द्वारा ढूंढा गया था, जो कि 1973 में ढूंढा गया था और यह जो है रंगोई नदी के किनारे है, ठीक है। यह हरियाणा के हिसार जिले में आता है, ठीक है। यहाँ पर मिट्टी का खिलौना, हल, जौ एवं मातृदेवी की मूर्ति की प्राप्ति हुई थी और एक आपका रह गया था सुल्तान गैडोर, जिसकी खोज जो है जॉर्ज टेल्स एवं ऑरेंज स्टाइल द्वारा किया गया था और यह वर्ष 1927 एवं 1962 दो दशक में किया गया और 2 बार इसको ढूंढा गया था, ठीक है। और यह जो है दासक नदी के किनारे है और यह करेंटली जो है पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है। तो यह जानकारी थी जो कि आपको देनी थी और यदि आपके पास ये जानकारी है तो आप आसानी से सिंधु घाटी सभ्यता के सभी प्रश्नों को कर जाओगे, ठीक है। तो चलिए प्रश्नों पे चलते हैं। तो बताइए 42 का उत्तर क्या होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसको कांस्य काल भी कहा गया, ब्रॉन्ज युग भी कहा गया है और दूसरा क्या था प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल यहाँ पर नहीं दिया गया है, कांस्य काल दिया गया है। तो 42 का सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। 43 दिया गया है कि हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी। तो हड़प्पा की जो खुदाई है वह वर्ष 1921 में की गई थी दयाराम सहनी के द्वारा। दयाराम सहनी एवं मधु स्वरूप वत्स के द्वारा ढूंढा गया था, ठीक है। मैंने सभी जानकारी आपको दे दी है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको उत्तर बताता चलता हूं। तो 43 का डी उत्तर हो जाएगा 1921, ठीक है। आगे बढ़े।
44 दिया गया है कि निम्नलिखित में किस स्थलों को मृतकों का टीला कहा जाता है। देखिए मोहनजोदड़ो को जो है वह मृतकों का टीला कहा जाता है। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, इन सब के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। ठीक है, 45 होता है कि हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। तो देखिए विशाल स्नानागार कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो में है। और कितना बड़ा है यह? 11.88 मीटर लंबा। अभी मैंने तुरंत जानकारी दी है आपको, एक बार फिर से दे दूं। और कितना चौड़ा है? 7.01 मीटर चौड़ा है। और गहरा कितना है? यह जो है 2.43 मीटर गहरा है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। तो 45 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। विशाल स्नानागार कहाँ है? मोहनजोदड़ो में है। ठीक है, 46 आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सुलोमित नहीं है। यहाँ पर आपको दिया गया हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपको दिया गया है मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे है। नेक्स्ट आपको दिया गया है कालीबंगा जो कि घग्गर नदी के किनारे है। यहाँ पर देखिए लोथल दिया गया है जो कि योगवा नदी के किनारे है। ठीक है, सतलज नहीं होगा, तो यहाँ पर ये आपका गलत था। उत्तर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, आगे बढ़े। 47 आपको दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवारा का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ। देखिए गोदीवारा का जो साक्ष्य है वह आपको लोथल से प्राप्त हुआ है। मैंने अभी आपको तुरंत बताया। इसके उत्खननकर्ता कौन है? रंगनाथ राव। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? इसका उत्तर बी हो जाएगा, लोथल। चलिए एक प्रश्न मैं आपसे राज करता हूं, उसका उत्तर आपको कमेंट करना है कि लोथल के उत्खननकर्ता कौन है। क्योंकि मैंने अभी पूर्णतः इसको बताया है और सभी के बारे में बताया है, तो मैं आशा करता हूं कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इंतजार करूंगा आपके जवाब का, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। 48 दिया गया है किस हड़प्पा सभ्यता से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। देखिए मैंने अभी आपको बोला था ना कि ये सब चीजें जो है इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न में आता है। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। तो 48 का ए उत्तर हो जाएगा। ओके, देखिए आगे बढ़िए। 49 दिया गया कि प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो है इसका संबंध किस राजा से है। देखिए प्रयाग स्तंभ जो है इसका संबंध समुद्रगुप्त से है और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है, तो 49 का ए उत्तर हो जाएगा। और समुद्रगुप्त बहुत ही फेमस है, क्यों? क्योंकि यह डिफरेंट प्लान्स किया करते थे और ये प्लान जो बनाते थे उसको सक्सीड किया करते थे, सफल हो जाया करते थे उस प्लान में, तो इसी वजह से यह बहुत ही फेमस हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यह वीडियो का आखिरी प्रश्न है। इसमें दिया गया है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था। देखिए लेख लेखन जो है यह यवन शासकों द्वारा किया गया था और ये जो शासक थे यह मौर्योत्तर काल में भारत में सबसे पहले विदेशी आक्रमण के थ्रू आए थे। जब विदेशी आक्रमण हुआ था बैक्टीरिया के ग्रीक राजा के द्वारा, तो ये आए थे। ठीक है, इन्हें एक और नाम से जाना जाता है और वह नाम है हिंद यवन या फिर इंडो ग्रीक कहा जाता है। इंडो ग्रीक इन्हें कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने ही सर्वप्रथम सोने के सिक्कों पर, कौन से सिक्कों पर? सोने के सिक्कों पर लिखने का कार्य किया था और उस सिक्कों को जारी किया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 50 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और यदि आप पीडीएफ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो बने रहें। दोस्तों आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्टडी इन अपडेट्स आपको 2 प्रकार की सर्विसेज देता है स्टडी मटेरियल्स के लिए। वीडियोस तो आपको बिल्कुल फ्री मिलती है। सेकेंडरी जो है यदि आप वेबसाइट से पढ़ना चाहते हैं, चीजें देखना चाहते हैं, कंटेंट देखना चाहते हैं कि एग्जामिनेशन में कैसा आएगा, तो लिंक आपको नीचे दिया गया होता है, उस लिंक से चले जाएं, उसी लिंक पे आपको सब मिल जाएगा। और बाकी यदि आप डायरेक्टली जाना चाहते हैं तो www.studyandupdates.com ये रहा आपका वेबसाइट। आप इसे गूगल पे सर्च भी कर सकते हो और इसके थ्रू आप जाकर सारी स्टडी मटेरियल्स को देख सकते हो। कुछ की पीडीएफ भी अवेलेबल होंगे तो आप आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हो। यह बिल्कुल फ्री है। सेकंड है आपका चार्जेबल प्लान। यदि आप पे कर पाते हो तो आपको ये सुविधाएं दी जाती है और वह सुविधा है व्हाट्सएप का। ठीक है, व्हाट्सएप की सुविधाएं हैं। ये आपका नंबर है 7979946092। ठीक है, इस पे आप व्हाट्सएप करते हैं और जो स्टडी मटेरियल्स आपको चाहिए होता है वो लिखते हैं, पे करते हैं, स्क्रीनशॉट भेजते हैं तो आपको मटेरियल्स दी जाती है। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं कि वो मटेरियल्स हैं क्या। तो पहला मटेरियल्स है आपके अरिहंत बुक का पीडीएफ है। इसमें आपके जीके, रीजनिंग, मैथ एवं हिंदी आता है और यह जो है एक मिनिमम चार्ज ₹30 पे ऑफर की जाती है। यदि आप ₹30 पे कर पाते हो तो आपको अरिहंत बुक का पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर वाइज
इसमें आपको रीजनिंग, हिंदी, मैथ जो भी है सब चैप्टर वाइज मिलेंगे। बाकी सेकंड जो है यह आपका आता है प्रैक्टिस सेट्स। कुछ प्रैक्टिस सेट्स होते हैं जिसमें कि 100 MCQ क्वेश्चंस होते हैं, उसके कुछ सॉल्यूशंस हिंट्स भी होते हैं, ठीक है। तो यदि आप किरण की लेना चाहते हो तो ₹30 लगती है और किरण की 15 प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल है, ठीक है। सेकेंडरी आपका आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख लीजिए, वो है आपका गाइडर, ठीक है। गाइडर में 20 प्रैक्टिस सेट्स हैं और इसके ₹35 चार्ज किए जाते हैं, ठीक है। देखिए किरण का 30, सेकेंडरी, गाइडर और थर्ड जो है वह एसके पब्लिकेशन है, इसमें भी 20 प्रैक्टिस सेट्स है जिसका चार्ज ₹35 है, ठीक है। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लास्ट वन ट्रेडमेंस के लिए एक स्पेशल है जो कि जीसीबी पब्लिकेशन का है और यह जो है ₹31 में ऑफर की जाती है। इसमें आपको 18 प्रैक्टिस सेट्स दी जाती है, ठीक है। तो यदि आप इन सभी का पीडीएफ अरिहंत बुक के साथ साथ इन सभी का पीडीएफ लेना चाहते हो तो इसके लिए कॉमन प्राइस भी है। यदि आप इन सबको पे करोगे तो ₹101 पे करना होता है। यह एक कॉमन ऑफर है, ठीक है, यह एक कॉमन ऑफर है। बाकी आप देख सकते हो यदि सबका प्राइस ऐड करोगे तो 150 के आसपास पड़ता है और यह आपका 101 जो बहुत ही सुविधाजनक है, तो आप इससे आसानी से प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मैसेज करेंगे, मैसेज करने के बाद आपको डिटेल्स दी जाएगी, डेमो दिखाया जाएगा, आप डेमो पसंद करते हैं, फिर आपको पेमेंट का तरीका बता दिया जाएगा, आप पेमेंट करते हैं, स्क्रीनशॉट भेजते हैं, फिर आपको सारी पीडीएफ्स दी जाएगी। यदि आप गूगल ड्राइव यूज करना जानते हैं तो आप मोस्ट वेलकम है, आप अपनी ईमेल आईडी देंगे, इस पे हम आपको डायरेक्टली ऐड कर देंगे और मिनट में ही आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। और व्हाट्सएप से थोड़ा डाटा सेंड होने में टाइम लग जाता है। यदि आप पे करते हो, जैसे ही पेमेंट वेरीफाई होता है उसके तुरंत बाद आपको पीडीएफ भेज दी जाती है। वह पीडीएफ डिपेंड करता है कि नेटवर्क की स्पीड क्या है, उस स्पीड के साथ आपके पास प्राप्त हो जाती है। मैक्सिमम 4 आवर का समय लिया जाता है, इससे डिले आपको नहीं होगा। सारी पीडीएफ आपको दी जाएगी, 100% गारंटी है, ठीक है। तो पे करके यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी व्हाट्सएप करें 7979946092, ठीक है।